आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे छंद का टॉपिक, हिंदी भाषा, हिंदी विषय। तो छंद, सबसे पहले तो छंद के बारे में बात करते हैं। छंद होता क्या है? तो छंद, वैसे तो ये टॉपिक अभी 10th क्लास का है, 10वीं क्लास के सिलेबस में ये टॉपिक है, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि छंद का एक पार्ट हिंदी व्याकरण के टॉपिक में कंपटीशन एग्जाम के पेपर में आता रहता है। तो ये न केवल किसी स्कूली बच्चे के लिए या 10th क्लास के बच्चे के लिए ज़रूरी है, बल्कि हर एक उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या जो कंपटीशन में जा कर के अपने आप को किसी फील्ड में स्थापित करना चाहता है, उसके लिए टॉपिक ज़रूरी है। तो छंद शब्द का सीधा मतलब है, ये छंद शब्द छंद धातु से निकला है और इसका मतलब होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना यानी एक प्रकार से कह सकते हो भाव पैदा करना, भाव पैदा करना। जिस प्रकार हिंदी गद्य, हिंदी भाषा के अंदर दो पार्ट हैं, हिंदी गद्य और पद्य। गद्य के अंदर उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र वो वगैरह आते हैं, और जो पद्य भाग उसमें कविता आती है। जिस प्रकार हिंदी गद्य का नियामक व्याकरण है, यानी व्याकरण को आधार बना करके या व्याकरण के आधार पर सारी रचनाएं रची जाती हैं, वैसे ही जो पद्य का नियामक है वो छंद शास्त्र है। कहने का मतलब है जितनी भी काव्य रचनाएं हैं उसमें छंद होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर बिना कपड़ों के शोभा नहीं देता, या हमारा जो नग्न शरीर है, नंगा शरीर है, वो शोभा नहीं देता, उसी प्रकार बिना छंद के जो काव्य है वो बिल्कुल सुंदर नहीं देता या शोभा नहीं देता। तो काव्य के अंदर छंद होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार काव्य को अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए छंद का होना उसमें अति आवश्यक है। तो जो भी साहित्यकार हैं, कृतिकार हैं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम कमा चुके हैं, उन सब ने अपने साहित्यों के अंदर छंद का यथासंभव प्रयोग किया है। संस्कृत हमारी हिंदी की जननी है, हमारी हिंदी का विकास संस्कृत से ही हुआ है। तो संस्कृत का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, वो छंद शास्त्र पर आधारित है। उसमें छंदोबद्ध रचनाएं हैं, और एक और छंद की रची हुई रचनाएं जिसमें छंद होता है, वो रचना हमें जल्दी याद होती है, रुचिकर लगती है, उसमें हमें रस आता है, इंटरेस्ट बनता है, रुचि हमारी पैदा होती है। आप बच्चों को देख लीजिए, वो स्कूल में कविताएं सुनाते हैं, ये याद करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी टीचर ने बच्चे को कहा होगा कि आप पाठ याद करके सुनाइए या कंठस्थ याद करके सुनाइए। बच्चे को हमेशा ही यही बोला था कविता सुनाओ, और बच्चा उसको खुशी से याद भी करता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं छंद होता है। एक प्रकार से जैसे राइम स्कीम कह सकते हो, तुकबंदी कह सकते हो, एक प्रकार से परवाह के साथ उसको याद करना, हर प्रकार की चीजें उसके अंदर होती हैं। तो आज हम छंद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो छंद आपकी चंद धातु से बना है, जिसका मतलब आह्लादित करना। आह्लाद का मतलब खुशी का भाव होता है, आनंद का भाव, अनुभूति करना, खुशी का भाव पैदा करना, यानी प्रकार से भाव प्रकट करना। ये इस छंद शब्द का मतलब है। हम छंद की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हो वर्णों और मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास कह सकते हो या व्यवस्था कह सकते हो। वर्णों और मात्राओं के नियमित संख्या, व्यवस्था या विन्यास से जो खुशी पैदा हो, जो खुशी पैदा हो, उसे हम छंद कह सकते हैं। दूसरी भाषा में वे इसका दूसरा एक और उत्तर लिख सकते हैं, एक और परिभाषा बना सकते हैं। जिस रचना में
अक्षरों की मात्रा, यति, गति व तुक आदि नियमों का विशेष पालन हो। यानी कहने का मतलब है जिस रचना में अक्षरों की मात्रा, यति, गति व तुक आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब अक्षरों की मात्राओं का सही, क्योंकि जो छंद की भाषा है वो या तो वर्णों की संख्या पर डिपेंड करती है या मात्राओं पर डिपेंड करती है। यानी छंद के जो प्रकार है मुख्य रूप से जो वार्णिक छंद है और मात्रिक छंद है। तो अक्षरों की मात्रा, यति, गति व तुक, ये यति गति क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसको हम छंद कह सकते हैं। वर्णों और मात्राओं के विनियमित संख्या विन्यास, यानी इसकी एक निश्चित संख्या क्रम होता है, उसका अगर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और उसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, यानी आह्लाद का भाव पैदा होता है, भाव प्रकट होता है, उसको हम छंद कह सकते हैं। तो ये छंद की परिभाषा है। छंद शब्द का मतलब चद धातु से बना है, इसका मतलब आह्लादित करना, एक प्रकार से भाव प्रकट करना, खुशी का भाव प्रकट होना, यानी जिस काव्य रचना को पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति होती है उसको छंद कहा जाता है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं। तो ये आपका छंद है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं छंद के जो तत्व हैं या छंद के जो अंग हैं, अंग कह सकते हो। छंद के जो अंग है वो छंद के अंग, छंद के जो मुख्य तत्व कह सकते हो, अंग कह सकते हो, वो 7 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वो है वो चरण या पद कह सकते हो। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या और क्रम। चौथा है गण या गणना करना भी कह सकते हो, गणना करना। पांचवा है यति। छठा है गति और सातवां आपका रह जाएगा तुक। यानी ये छंद के जो 7 तत्व हैं, छंद के जो अंग कह सकते हो, चरण या पद, बीच में ओब्लिक का निशान है, मतलब इसका मतलब या होता है, मैं या भी लिख देता हूं। ठीक है, वर्ण और मात्रा। अगला है संख्या और क्रम, गण या गणना करना, यति, गति, तुक। ये छंद के 7 अंग हैं, मुख्य अंग। हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है चरण या पद। अब चरण या पद का मतलब क्या होता है? चरण या पद। अब चरण का मतलब आपने छंद देखा होगा, कविता देखी होगी, कोई कविता में 2 लाइनें होती है, कोई 4-4 लाइनों के होते हैं, किसी में 6 लाइनें होती हैं। तो यहीं से चरण का मतलब निकलता है। जैसे कबीरदास के दोहे हैं, वो दोहा छंद में है, उसमें 2-2 लाइनें होती हैं। किसी कविता में आपने देखा हुआ 4-4 लाइनें देखी है, 4-4 लाइनों की कविता है, अलग अलग पद्यांश उसमें 4-4 लाइनों के होते हैं। कई कविताओं के अंदर हमने 6-6 लाइनें देखी हैं। तो इन्हीं लाइनों के आधार पर हम चरण का मतलब समझेंगे। छंद के या कह सकते हो प्रत्येक छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। यानी जो छंद होता है उसके हर छंद के 4 भाग होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक भाग को चरण कहा जाता है। ठीक है, हर छंद के प्राय 4 भाग होते हैं और हर भाग को चरण कहा जाता है। चरण कह दो या पद कह दो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो छंद के हर चौथे भाग को चरण कहते हैं। अगर मान लो कबीरदास का दोहा है, ऐसे है, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी का एक दोहा है। यानी
जाति ने पूछो सादगी, मैं लिख नहीं रहा, टाइम लगेगा यहाँ पे। जाति ने पूछो सादगी 8वीं क्लास की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर ये कबीरदास के दोहे हैं। तो जाति ने पूछो सादगी, यहां कोमा है, पूछ लीजिए ज्ञान, यहां फिर पूर्ण विराम दे दिया। मोल करो तलवार का, यहां फिर कोमा है, पड़ी रहने दो म्यान, यहां पे फिर पूर्ण विराम है। यानी कहने का मतलब ये दोहा है, एक दोहा। अब 4 भाग बना दिए, यहां कोमा है, यहां कोमा है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। अब इसी का मतलब लिया गया, छंद के प्रत्येक चौथे भाग को चरण कहते हैं। यानी ये दोहा छंद है, छंद का भाग है, आपके सिलेबस के अंदर भी है 10वीं क्लास के अंदर। इसमें केवल मात्रिक छंद दिया, दोहा छंद और चौपाई छंद 2 ही छंद है, तो हम 2 ही पढ़ेंगे। दोहा छंद प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं, यानी पहला भाग दूसरा भाग। अब ये यहां से लेकर के यहां तक पंक्ति तो हो गई एक, यानी एक लाइन हो गई, लेकिन इसमें क्या है, चरण 2 है, पहला चरण दूसरा चरण। यानी जहां पे हमें कोमा मिला या रुकना पड़ा है, यानी एक पार्ट इसका समाप्त हो गया है, उसको एक चरण कहा गया है। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। ठीक है, तो अब पूरा इसको पूछ लिया आपसे भी, पूरी ऐसे जो छंद होते हैं जिनमें जो 2 लाइनों में लिखे जाते हैं और जिसमें चरण 4 होते हैं, यानी लाइन 2 ही है, चरण कितने हैं, 4 हो गए, क्योंकि हमने लिखा है छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को चरण कहा जाता है। तो ऐसी जो दोहे होते हैं, ऐसी पंक्तियां होती है, या इस तरह के जो एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, इस तरह की जो पंक्ति है उसको दल कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, दल। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर एक लाइन कंप्लीट है, यहां पे बीच में कोमा नहीं है इस तरीके से, तो ये वैसे ही दल है, पंक्ति है, यानी पंक्ति को दल कहा गया, कंप्लीट पंक्ति को। लेकिन इसमें इसको पंक्ति नहीं कह सकते, यहां से यहां तक ये पंक्ति नहीं है। पंक्ति क्या है, ये पूरी है, यानी इसको क्या कहा गया है, दल कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। प्रत्येक छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को चरण कहा जाता है, या छंद के हर चौथे भाग को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। कुछ छंद ऐसे होते हैं जिसमें चरण तो 4 होते हैं, चरण तो 4 होते हैं, 1 2 3 4, जैसे दोहा छंद है, पर लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा छंद है, सोरठा छंद है। इनके चरण तो 4 हैं, लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। इसी तरीके से कुछ चरण ऐसे, छंद ऐसे होते हैं जो 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ये तो कितनी पंक्तियों में लिखे गए, 2 पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में कंप्लीट हो गया। कई चरण ऐसे छंद ऐसे होते हैं जो 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जैसे चौपाई है। ये पहला चरण हो गया, बीच में कुछ नहीं है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी चौपाई छंद, जिसमें 4 लाइनें हैं। ठीक है। कई छंद ऐसे होते हैं जो 6 लाइनों में लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 प्रकार के, 2 दोहा छंद, 4 चौपाई छंद। अब इसमें क्या कहा गया, प्रत्येक चरण को या प्रत्येक भाग को चरण कहा गया है। इसका एक चरण है, इसमें भी एक चरण है। ठीक है। छंद के भाग कितने होते हैं, 4 ही। ये 6 लाइनें हैं, इसमें 6 भाग नहीं है, 4 ही भाग है। ठीक है। 6 लाइन 6 जरूर, लेकिन भाग 4 ही है। कारण क्या है, ये छंद जो 6 लाइनें वाले होते हैं, ये 2 छंदों के योग से बनते हैं। ये चौपाई छंद अलग है, दोहा छंद अलग है। लेकिन जो 6 लाइनों वाले छंद होते हैं या 6 लाइनों वाली कविता होती है, वो 2 अलग अलग छंदों के योग से बनते हैं। जैसे दोहा प्लस रोला, ये छंद है, तो ये हो जाएगा कुंडलियां छंद होता है। आपके सिलेबस में 10वीं क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता रहा हूं। दोहा प्लस रोला कुंडलियां छंद हो गया। दोहा रोला प्लस उलाला, ये कौन सा छंद हो गया, ये छप्पे छंद हो गया। छप्पे छंद, यानी लाइन 6 जरूर है, लेकिन भाग 4 ही है। ये 2 छंदों के योग से बनते हैं और इस तरह के छंदों को
छंद प्राय 6 लाइनों में लिखे जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, सिर्फ आप नॉलेज के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए देख रहे हो तो आपके काम की चीज है। आपके सिलेबस में सिर्फ दोहा छंद और एक ये है चौपाई छंद, ये 2 ही है 10वीं क्लास के सिलेबस में, ठीक है। तो ये चरण की बात है, चरण में इतनी बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, कई बार पेपर में आ जाता है चरण किसे कहते हैं, या इसके बारे में कोई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, या ऐसे पूछ ले छंद के चौथे भाग को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। या और कोई क्वेश्चन बना ले इसी तरीके से, या छंद में चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, भाग कितने होते हैं, 4 होते हैं। दोहा प्लस रोला कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं, कुंडलिया होता है। दोहा प्लस उलाला छप्पे छंद होता है। दोहा छंद किस प्रकार का छंद है, ये मात्रिक छंद है। चौपाई छंद किस प्रकार का है, मात्रिक छंद है। आपके सिलेबस में मात्रिक छंद ही है सिर्फ 10वीं क्लास के सिलेबस में, ठीक है। अगली छंद के जो हमने पार्ट किए थे, भाग किए थे, तत्व किए थे, चरण पहला ये हमने स्पष्ट कर लिया है, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका जो दूसरा है ये थोड़ा सा एक ही लंबा था, बाकी तो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल आसान ही है, टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा है वर्ण और मात्रा, बिल्कुल आसान है। वर्ण का मतलब क्या है, वही परिभाषा है सेम, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, आपको आते हैं। वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब देखो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक हर्षो, दूसरा दीर्घ, ठीक है। हर्षो का मतलब छोटा, इसको कह सकते हो लघु। इसका मतलब, दीर्घ का मतलब बड़ा यानी गुरु, ठीक है। हर्षो वर्ण का मतलब इसमें ए, ई, उ, री। गुरु का मतलब इसमें बड़े, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये हो जाएंगे वर्ण, समझ गए, लघु गुरु। अब हर्षो स्वर जिसमें लघु आ जाए उसका चिन्ह एक पाई रेखा होता है, इसका ऐसे। गुरु आ जाए उसका मतलब उसका चिन्ह होता है वर्तुल रेखा, एस के आकार की। इसका मतलब 1 मात्रा, इसका मतलब 2 मात्रा। ये मात्रा करेंगे तब काउंट करेंगे। वर्ण का मतलब सिर्फ एक बार इतना ही है, वर्ण 2, हर्ष और दीर्घ आ गए आपको, बस इतनी बात है। आगे इसमें दूसरा नाम है मात्रा का। वर्ण के बारे में ये बात है, अब मात्रा के बारे में यही कर लेते हैं। अब इसके बारे में मात्रा, अब मात्रा की परिभाषा क्या होती है जी, मात्रा की क्या परिभाषा, मात्रा की परिभाषा नहीं होती, मात्रा की परिभाषा होती है। अब देखो ये क है, अब इसमें ए की मात्रा है, इसका मतलब हर्षो स्वर है इसके अंदर। हर्षो स्वर का मतलब जिनको बोलने में कम समय लगता हो, समय। अब इसमें हमने लगा दी आ की मात्रा, मात्रा इसमें और मात्रा इसमें। अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ, इसमें ए की मात्रा, इसमें आ की मात्रा। इसमें टाइम कम लगा, इसमें टाइम ज्यादा लगा, यानी फर्क किसका रहा, वाचन में समय का। अब मात्रा का मतलब यही होता है, सीधी मात्रा, बोलते समय या वाचन करते समय या उच्चारण में, उच्चारण का मतलब बोलना ही होता है, उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। यानी बोलते समय जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसी को क्या कहा गया है, मात्रा कहा गया है, ठीक है। अब मात्रा छोटी और बड़ी 2 प्रकार की होती है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। छोटी का मतलब हर्षो स्वर के साथ वाली यानी लघु, और बड़ी का मतलब दीर्घ मतलब गुरु। अब ये छोटी मात्राएं 4 होती है, हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे बड़ी मात्राएं ये 7 होती है, ठीक है। अब जिनके साथ लघु स्वर है उनको हम ऐसे काउंट करेंगे, 1 मात्रा से, इनकी हम 1 ही मात्रा काउंट करेंगे। जिनके साथ हर्षो स्वर जुड़े हैं उनको हम 1 ही मात्रा मानेंगे उनकी, अगर हमें मात्रा गिननी पड़े, क्योंकि दोहा छंद के अंदर हमें मात्राएं काउंट करनी पड़ती है। दोहा छंद के अंदर 13, 11, 13, 11 यानी 24 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे के अंदर 13, 13, दूसरे और चौथे के अंदर 11, 11 मात्राएं होती है। अगर इस कंडीशन में है, पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11, अगर इसी तरीके से है 24 मात्राएं हैं टोटल दोनों लाइनों में, तो दोहा छंद है, नहीं तो दोहा छंद नहीं है। अब मात्रा गिने कैसे, इसी के लिए
जिनके साथ ये मात्राएं हैं एक मात्रा काउंट करेंगे, जिनके साथ इनमें से कोई मात्रा है उनकी हम दो मात्रा काउंट करेंगे, यानी ये चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, दीर्घ, बड़ी। ठीक है, तो ये मात्रा का मतलब है। अब मात्रा के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए यही टॉपिक आता है। इसमें छंद के अंदर से आपको कोई शब्द दे देगा, उसके अंदर बताओ कितनी मात्राएं हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहां अगर वीडियो बनाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट है संख्या और क्रम का। संख्या और क्रम का। अब संख्या और क्रम का मतलब क्या है? संख्या और क्रम का मतलब वर्णों से ही है। जब किसी पंक्ति में मात्राएं या वर्ण गिनना पड़े तो उनकी संख्या का मतलब कितनी है। जैसे दो छंद में 24 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं हमने क्या की, इसकी संख्या ही है। 13 11 फिर 13 11, यानी पहली लाइन में और दूसरी लाइन में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले और तीसरे में बराबर, दूसरे और चौथे में बराबर, यानी इनको सम और विषम, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दो छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। आगे करेंगे इसको विस्तार से। तो इनमें मैंने मात्राएं काउंट की, यानी संख्या पता लग गई। क्रम का मतलब होता है, ये वर्णों पे डिपेंड करता है। क्रम का मतलब वार्णिक छंद से लिया गया है। वार्णिक जो छंद होते हैं उसमें वर्णों का क्रम निश्चित होता है। ठीक है, और जो मात्रिक छंद में उसमें मात्राएं तो निश्चित होती है, लेकिन मात्राओं का क्रम यानी वर्णों का क्रम निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो ये क्रम का मतलब इसके बाद यही आएगा। जैसे हम आगे करेंगे, इसका अगला ही पार्ट है हमारा गण का। गण में गणना करना। इनमें गण हमारे 8 है, उनका सूत्र से कैसे निकालेंगे वो अगला टॉपिक में आपका क्रम भी समझ जाओगे। ठीक है, तो संख्या का मतलब काउंटिंग से है, क्रम का मतलब एक सीक्वेंस से। अगर उसी क्रम से है तो वो उसमें काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, मतलब वो छंद में काउंट नहीं होगा फिर। तो छंद, क्रम और संख्या में इतनी बात है। आगे है गण। गण या गणना करना। गण या गणना। अब गण शब्द का मतलब होता है समूह। ठीक है, गण का मतलब समूह या गणना करना, काउंटिंग, गिनती करना। ये जो गण का जो नियम है ये वार्णिक छंद पे ही लागू होता है, यानी वार्णिक छंदों में इसका प्रयोग होता है गण या गणना का। ठीक है, तो गण 8 होते हैं। टोटल जो गण है वो होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, एक जिसको आप फार्मूला कह सकते हो, सूत्र कह सकते हो। आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, छोटा सा है, यमाता, राज, भान, सलगा। बिल्कुल छोटा सा है ना, ये देखो छोटा सा नाम है, यमाता, छोटा सा ही है। तो यमाता, राज, भान, सलगा। अब ये छोटा सा नाम है, ये नाम याद रख लिया, आपको गण निकालना आएगा तो सही, लेकिन भूलोगे भी कभी नहीं। एक बार आपने ये नाम याद कर लिया, इसके बाद गण निकालना कभी नहीं भूलोगे। बस रटना ही नहीं है, इसको समझो बस कैसे करता है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। याद नहीं करना कुछ भी, समझना है, सिर्फ 8 गण होते हैं। अब निकालने कैसे? नाम तो ये याद रखना है, बाकी सारे गण नाम तो याद ही है। अब देखो, यह पहला गण, यह लिख दो, गण पीछे लगा दो इसके, यह गण एक याद हो गया। यह तो यहां पे है ही, अगला और उठा लो, मैं। दूसरा कौन सा है? पीछे गण लगा दो, मगण। तीसरा कौन सा है? हर एक के पहला पहला वर्ण ले लो, तय, पीछे गण लगा दो, तगण। ऐसे लगाते जाओ, रगण, जगण, भगण। 8 हो जाए तब रुक जाना, नगण, सगण। 8 हो गए मेरे हिसाब से, 5 6 7 8। अब को जो 2 पीछे बच गए, इनका क्या करें? ये इस सूत्र को पूरा करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, सूत्र बनाया गया इसके लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए ये लगाया गया लास्ट में। यमाता, राज, भान, सलगा, सबका पहला पहला अक्षर ले लेना, उसके पीछे गण लगा देना, याद रखने के लिए, कुछ याद नहीं करना। यह यगण, मैं का मगण, तय का तगण, रे का रगण, जय का रगण, बह का बगण, नय का नगण, सह का सगण। 8 गण होते हैं। ठीक है,
अब इसमें गण का मतलब काउंटिंग, इसमें वर्णों की जो संख्या है वो कैसे पता करें, किस वर्ण में एक यगण है, एक तगण है, एक नगण है, क्या है। जैसे एक नाम मिल जाए हमें, राजाओं नाम है, मान लो, एक मिनट के लिए सोचने वाली बात, राजाओं नाम है, इसमें बताओ भी कौन सा गण है। अब इसमें हमें क्या मात्रा काउंट कर लें, ठीक है, मात्राओं की गणना कर लें। मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, मात्रा दो प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ, यानी छोटी और बड़ी, लघु और दीर्घ। अब लघु का मतलब एक मात्रा, दीर्घ का मतलब दो मात्रा। अब इसमें मात्रा देखो आ की है, मतलब दो मात्रा है, तो इसके अंदर नीचे चिन्ह लगा देंगे ऐसा आकार का, इसको वर्तुल चिन्ह बोलते हैं। आगे फिर जा है दो, आगे फिर ओ है, इसका मतलब बड़ा है, इसकी फिर दो, इसमें मतलब तीनों ही बड़े आ गए, तीनों दीर्घ आ गए। अब तीनों दीर्घ किसके अंदर आते हैं इनमें से, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास, इसको भी याद करने का। अब देखो यगण में जिस गण का हमें मात्रा निकालनी हो, जिस गण में संख्या निकालनी हो, उसके लिए क्या काम करते हैं, जो निकालना है वो ले लो। सबसे पहले मान लो हमें यगण ही निकालना है, यगण का पहला ये ले लो, ले लिया, यही नीचे ही लगा दो इसके। अब और उससे आगे वाले दो और, टोटल 3 लेने हैं, क्योंकि प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं प्रत्येक गण के अंदर। तो यहां से 3 उठा लो पहले, जो निकालना है वो, और उससे आगे वाले दो और बाद वाले, ठीक है। तो हमें ये गण निकालना है, तो यह माता हमारे पास ये बन गया, यह माता, यहां लिख देता हूं, यह माता। अब इसमें देखो यह छोटा है, ए की मात्रा है, ये चिन्ह लगा दिया, माँ बड़ा है, ये लगा दिया, ता ये लगा दिया, ये नहीं है इसमें, ये माता यानी ये गण इसमें नहीं है। कौन सा आएगा, आगे देख लो, मगन, यहां मैं, और इससे आगे वाले 2 ले लो, टोटल 3 ले लो, यानी ये बन जाएगा मातारा। यहां से हमने 3 लिए तभी यही बना। इसका मतलब इसमें कौन सा है, कौन सा गण है इसमें, मगण है। पता लग गया। जो निकालना है, जो हमें गण निकालना है, उसके आगे वाले 2 और ले लो। एक तो उसको मान लो हमें जगण निकालना है, इसमें गणों का क्रम कैसे आएगा, वर्णों का क्रम कैसे आएगा, जगण, जय कहां है, यहां पे, इसके आगे वाले 2 और ले लो बस। इसमें क्या आ जाएगा, जय भा न, यानी इसका क्रम क्या आ जाएगा, हर्षो दीर्घ हर्षो, यानी पहले एक मात्रा, फिर 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा। अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब जगण है वहां पे, ये गणों का क्रम होता है। और ये केवल और केवल वार्णिक छंदों में लागू होता है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ गण नाम है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको निकालने का फार्मूला आपको नहीं पूछेगा, या पेपर में कोई लाइन नहीं मिलेगी आपको जिसमें आपको गण निकालना पड़े, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे है अगला, बस 1 मिनट की बात हो रहा है, थोड़ा सा काम और बचा है। आगे यति, 4 हो गए हमारे, 5वां है यति। यति का मतलब होता है एक प्रकार से रुकना या विराम। हम कई बार वाचन करते हैं, काव्य वाचन, कविता वाचन कह सकते हो, उसमें क्या काम करते हैं, यति। यानी कई बार हमें पढ़ते टाइम बीच में कोमा आ गया, जिसको अल्प विराम बोलते हो, अर्ध विराम आ गया, पूर्ण विराम आ गया, विस्मयादिक बोधक आ गया। तो ये जो विराम चिन्ह होते हैं, इनके आधार पर हमें कभी कभी रुकना पड़ता है, या रुक करके फिर बोलना पड़ता है। तो इस रुकने के भाव को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और ये काव्य में जरूरी है, यानी उतार चढ़ाव। भाषा में जब बोलते हैं, वाचन करते हैं, तो रुकना और फिर बोलना, ये जो उतार चढ़ाव है ना, इसको यति और गति कहा गया है। तो छठा पॉइंट इसका गति है। गति का मतलब फिर से बोलना, रुकना, रुकने के बाद फिर से बोलना, गति पकड़ जाना, प्रवाह के साथ पढ़ना, धारा के साथ पढ़ना। यति का मतलब रुकना, विराम लेना जरूरत के हिसाब से, कोमा आ गया वहां रुक के, यानी अल्प विराम आ गया, रुका, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, क्वेश्चन मार्क, कोई भी विराम चिन्ह है जहां हमें रुकने की जरूरत है, वहां विराम चिन्ह के अनुसार हमें रुके, विराम करें, गति, फिर चल पड़े,
यति रुकना, गति चलना। समझ गए, कुछ नहीं है। और अगला पॉइंट है 7वां, तुक। तुक नाम लेते तुकबंदी, इंग्लिश में इसको राइम स्कीम कहते हैं। ठीक है, तुकबंदी राइम स्कीम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइम स्कीम। अंत में, पंक्ति के अंत में स्वर मैत्री होना। ठीक है, यानी कि आप कविता पढ़ते हो पीछे कई बार ता ही ता आता है, इस तरह के नाम आने लग जाते हैं अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द के पीछे, इस तरह के, इसको राइम स्कीम बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में साउंड आना, ए की साउंड, बी की साउंड, सी की साउंड, अंत में साउंड आना। इसी तरीके की हिंदी में इनको बोलते हैं तुकबंदी। यानी जो कविता है उसमें छंद का मतलब तुकबंदी होता है एक प्रकार से। हमने शुरू में पढ़ा था, जहां पर हमें नियमित वाक्य विन्यास या मात्रा, यति, गति आदि का ध्यान रख करके काम करना हो, वहां छंद होता है। तो ये एक प्रकार से आपका यति, गति, तुक कह सकते हो, तो यानी एक प्रकार से छंदबद्ध रचना है। तो ये आपका छंद का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरे पार्ट के अंदर हम छंद के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। छंद के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। इसके अलावा मुक्तक छंद भी होता है, उभय छंद भी होता है, इसका नाम दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से दो ही छंद है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तो अगली क्लास देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।